हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 और आज करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स। तो उन जनरल टर्म्स के बिना आप आगे के लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हो तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 को जरूर देखें जब आप आज लेक्चर 4 को देखें। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको चेन्स बनानी सिखाई थी। ठीक है, वहाँ पे IUPAC नेम्स बताए थे। तो आज लेक्चर 4 में आज हम कुछ जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स, इम्पोर्टेंट फिनोमिना होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड, वो करेंगे। बिकॉज आप इनके बिना कभी भी लेक्चर नंबर 5 कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फिनोमिना। तो बेटा आज करेंगे सबसे पहले, चल क्यों नहीं रहा है भाई? इसलिए नहीं चल रहा, ब्लैक का रखा होगा मैंने कलर पेन का। ब्लैक पे ब्लैक तो चलता ही नहीं है। तो आज करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 4। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप, उसके लिए थैंक यू। ये मानो 400 घंटे में से आपने 200 घंटे तो अकेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 वीडियोस को देखा है। ठीक है, और बाकी सारी अलग है। तो फर्स्ट करते हैं आज हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अभी मैं कुछ जो टर्म्स है ना उसको इस हिसाब से पढ़ाऊंगा जिससे कि आप 12th के आने वाले चैप्टर्स को समझने स्टार्ट कर दें। अब सिग्मा पाई बॉन्ड को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ा दूंगा आपको। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे होती है, सिग्मा बॉन्ड कब कब बनते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि SS ओवरलैपिंग से, SP ओवरलैपिंग से, PP की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से या PP की साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है हमारा। तो ये सारी डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। अभी केवल मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सिग्मा बॉन्ड है कौन से। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे ये है CH3 CH3। तो CH3 CH3 में आप ये बताओ सिंगल बॉन्ड कितने हैं। तो सिंगल बॉन्ड है इसमें, सिंगल बॉन्ड मतलब अकेले अकेले बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7। सिंगल बॉन्ड है इसमें 7 और सारे ही सिंगल है इसमें। तो 3 हाइड्रोजन 6 और एक साथ। तो ये सारे होते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो अगर किसी एटम के बिटवीन सिंगल बॉन्ड बना हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड है। अब जैसे मैं कहने लग जाऊं आपसे CH3 CH2 CH3 है प्रोपेन, इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? तो CH3 CH2 CH3। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5 और 3 8 9 और एक 10 2। तो इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन तो है 8 और कार्बन के बिटवीन है 2। तो 10 सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये जो सिंगल बॉन्ड्स हैं इन्हीं को बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं अगर आपसे भी पूछने लग जाए तो सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 3 to 5 3 8 और सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन वो है 2। अब इनका अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, टोटल सिग्मा बॉन्ड 10। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड है 10। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा? तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द एटम्स। तो सिग्मा बॉन्ड इज डिफाइंड एज
इट इज द सिंगल बॉन्ड बिटवीन दी एटम्स। तो एटम्स के बिटवीन सिंगल बॉन्ड। अब आ जाते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की दो कंडीशन होती है, ये डबल बॉन्ड में भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी। सो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन double bond and triple bond contains pi bonds। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं पाई बॉन्ड्स। तो जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पाई बॉन्ड है, यस यहाँ पाई बॉन्ड है। अब जैसे एक मॉलिक्यूल है CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पाई बॉन्ड है, हाँ यहाँ भी है। तो देखो इस कंडीशन में जब डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड इस्टेब्लिश होता है एटम्स के बिटवीन। सिग्मा बॉन्ड एस्टेब्लिश होने के बाद ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ये है इथाइन, ये है इथीन, ये है इथाइन। अब यहाँ मैं बोलूँ सिग्मा बॉन्ड बताओ, तो सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो 1 2 3 4, तो 4 तो कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन है। लेकिन डबल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड बनता है वो बनता है हमेशा सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर पहले वाला जो बॉन्ड है वो है सिग्मा, और जो दूसरे वाला बचा वो है पाई। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है 5 और पाई बॉन्ड है 1। अब इस कंपाउंड में मैं बोलने लग जाऊँ, बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड है 1 2, और पहले वाला क्या है सिग्मा 3, और पाई बॉन्ड कितना है इसमें 2। तो टोटल 5 बॉन्ड है, 3 4 5, और इसमें 3 सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है। इसमें बताओ ये है बेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो फॉर्मूला देख के नहीं बता सकते आप। फॉर्मूला देखोगे तो आप कहोगे 6 तो हाइड्रोजन के हो गए, और कार्बन कार्बन के बीच में 6, टोटल 12 हो गए। तो 12 तो टोटल बॉन्ड नहीं है इसमें, 12 तो ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन की, कि 6 कार्बन मिलके क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेगुलर हेक्सागन, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, और सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन पर अल्टरनेट पोजीशन। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, तो 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6। और देखो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 12, और पाई बॉन्ड कितने हो गए, देखो ये पाई है दूसरा, ये पाई है और ये पाई है 3। तो यह है सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब आ गया। तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, हाउ टू फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते बेटा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स are formed by the overlapping of orbitals। अब देखो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल है, s, और उसकी ओवरलैपिंग हो रही है दूसरे एटम के वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल के साथ, तो इसे बोलते हैं हम SS ओवरलैपिंग। और SS ओवरलैपिंग से तो सिग्मा बॉन्ड की 3 कंडीशन है, सिग्मा बॉन्ड की 3 कंडीशन है बनने की। सो देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ
सिग्मा बॉन्ड्स फर्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसे बोलते हैं हम SS ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे मान लो मेरे पास है H2 मॉलिक्यूल, तो H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? SS ओवरलैपिंग से बनता है। तो जब कभी भी एक एटम किसी का हो उसमें S ऑर्बिटल हो और दूसरा एटम उसमें भी S ऑर्बिटल हो, तो मान लो एक हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है 1s, ये हाइड्रोजन का दूसरा ऑर्बिटल है 1s, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मतलब एक दूसरे को ढक रहे हैं ऑर्बिटल्स। तो ये जो शेडेड रीजन है यहाँ और ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में है। अभी से आप बोलोगे SS ओवरलैपिंग, और यहाँ जो बनेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो जब कभी भी दो एटम है और उनके वैलेंस शेल में S ऑर्बिटल्स हैं, वहाँ ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ बनेगा सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये बनता है SS सिग्मा बॉन्ड। ये सब बोलोगे आप, दिस इज SS सिग्मा बॉन्ड। दूसरी कंडीशन, अगर S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किसी P के साथ हो रही है, S की ओवरलैपिंग P के साथ हो रही है, तो इसे बोलेंगे SP ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। तो ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, अब जैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन अगर बॉन्ड बनेगा तो वो बनेगा SP ओवरलैपिंग से, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p2, लेकिन कार्बन करता है एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन, तो 1s2 2s1 2p3, ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ देखोगे एक तो 1s है इसके पास और P के कितने हैं? 3, 1 2 3। तो कार्बन के पास एक ऑर्बिटल है 2s और 3 ऑर्बिटल हैं 2p। अब जब ये चारों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे, मान लो ये वाला ऑर्बिटल किसी के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो हाइड्रोजन के साथ करेगा मान लो, तो हाइड्रोजन में क्या है? 1s। तो जब 1s वाला ऑर्बिटल इसके साथ करेगा जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब 1s वाला इसके साथ करेगा जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब 1s वाला इसके साथ करेगा जब भी और जब भी। तो देखो ये वाला बॉन्ड जो बनेगा पहले वाला, ये तो बनेगा यहाँ पर अगर हाइड्रोजन इस वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा 2s के साथ, तो यहाँ तो बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से। लेकिन जब वो हाइड्रोजन एटम 2p ऑर्बिटल्स के साथ करेगा तो वो बन जाएगा तुम्हारा SP ओवरलैपिंग से, और ये होंगे सिग्मा बॉन्ड। सपोज करो मीथेन मॉलिक्यूल है, मीथेन होता है CH4, तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे किस टाइप के बॉन्ड है? तो यहाँ पे 4 टाइप के बॉन्ड है। एक बॉन्ड तो ये रहा, और ये बन रहा है सिग्मा, कौन सा? SS ओवरलैपिंग। ये बन रहा है सिग्मा PP ओवरलैपिंग, ये भी सिग्मा, सॉरी PP नहीं SP, सिग्मा SP, क्योंकि हाइड्रोजन का S, कार्बन का P, सिग्मा SP, ये भी सिग्मा SP है और ये भी सिग्मा SP, क्योंकि कार्बन के पास 3 p ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन तो चारों। तो मीथेन मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड है टोटल, और उन चारों में से 3 सिग्मा SP बॉन्ड है और 1 सिग्मा SS बॉन्ड है। तो याद रखना 2 कंडीशन हो गई, अगर S की ओवरलैपिंग होगी तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, SP की ओवरलैपिंग होगी कभी भी तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब थर्ड कंडीशन, PP ओवरलैपिंग। अब PP ओवरलैपिंग से 2 तरीके के बॉन्ड बन जाएंगे। PP ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। तो लेकिन PP ओवरलैपिंग अगर हो हेड टू हेड, अगर PP ओवरलैपिंग हो हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। और सेकंड कंडीशन है PP ओवरलैपिंग से अगर बने, अगर PP ओवरलैपिंग हो साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो वहां पे बनता है पाई बॉन्ड। तो PP ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड,
और pp ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। अब जैसे मान लो मेरे पास एक p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, मान लो चलो ये 2px है। अब कोई दूसरा है, दूसरे एटम का, वो भी p ऑर्बिटल है। तो अब इन दोनों के देखो ये हेड है और हेड के हेड से ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहां पर जो ये बॉन्ड बनेगा ये बनेगा pp ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड, pp ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। अब मान लो ये p ऑर्बिटल है, डबल शेप होते हैं ना, ये भी p ऑर्बिटल है, और जब pp ओवरलैपिंग की साइड वाइज ओवरलैपिंग हो pp ऑर्बिटल की, तो ये जो बॉन्ड बना ये बना पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग, और यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है कम, लेस ओवरलैपिंग होती है, इसलिए ये बॉन्ड होता है वीक, ठीक। सिग्मा बॉन्ड होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग की परसेंटेज ज़्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखना हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, जैसे अब मेरे पास इथेन मोलिक्यूल है, तो आप जब इथेन मोलिक्यूल को देखोगे तो ये तो sp ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये sp ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये sp ओवरलैपिंग, तीनों सिग्मा है। अब इसका p ऑर्बिटल बचा है एक और इसका एक p ऑर्बिटल बचा, तो pp ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज एंड टू एंड, तो ये बन जाएगा pp सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड हो जाएंगे सिग्मा, ये pp की कंडीशन हो गई। फिर ये सिग्मा है ही, ये सिग्मा है ही, तो कार्बन हाइड्रोजन में तो ऑलवेज सिग्मा होगा। अब जैसे ये वाला मोलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कौन कौन से बॉन्ड है? तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिग्मा। सोचने की बात नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन पे s ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में, इस पर p और s है। तो अब यहाँ पर एक s का ओवरलैपिंग हुई सिग्मा, एक s की p से ओवरलैपिंग हुई सिग्मा। अब 2 ऑर्बिटल बच्चे कार्बन के पास, दोनों के पास एक, दोनों p ऑर्बिटल है, तो एक p ऑर्बिटल की तो होगी एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। ये वाली ये बन जाएगा सिग्मा, और दूसरे p ऑर्बिटल की जो z एक्सिस के लोग हैं उसकी होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो ये बन जाएगा पाई, तो ये बन जाएगा पाई, ये बन जाएगा सिग्मा। इसको कुछ ऐसे समझो भाई, मान लो ये है मेरे पास इथीन मोलिक्यूल, इथीन मोलिक्यूल है, तो कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 है तो एक कार्बन का हो जाएगा 2s 2p, ठीक है। ये दूसरा कार्बन है 2s 2p। अब मुझे बताओ बेटा, हाइड्रोजन है हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है 1s, तो जब s वाले की ओवरलैपिंग इसके साथ होगी, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा। तो एक बॉन्ड तो ये बन जाएगा s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दूसरा, तो जैसे मान लो ये है कार्बन और ये है तुम्हारा s ऑर्बिटल और ये है आपका p ऑर्बिटल, ये 2py और ये 2pz, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल, ये कौन सा बन गया? सिग्मा, ss सिग्मा। अब दूसरे हाइड्रोजन का ये है p ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, तो sp सिग्मा। अब ये 2 बचे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है नहीं, क्योंकि ये थी स्ट्रक्चर। अगर आपको ध्यान से देखा हो आपने, एक कार्बन की केवल 2 के साथ बॉन्डिंग है, तो ये दोनों हो गए, ऐसे दूसरे के साथ 2 बॉन्डिंग हो गई, 2 ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं ये, ठीक है। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, तो जब एक कार्बन का p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा pp ओवरलैपिंग, ठीक है। अब दूसरे का बचा दूसरा p और दूसरे का बचा p, अब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से होते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन। तो
हाइब्रिडाइजेशन मेनली 3 टाइप की होती है। एक होती है sp3, एक होती है sp2 और एक होती है हाइब्रिडाइजेशन sp। इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अगर आपको बहुत ही डिटेल में देखना हो तो 11th क्लास का लेक्चर देखना आप मेरे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी के। अभी केवल मैं 12th के रिवाइज के हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ जिससे बच्चों के समझ में आ जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें एक तो होता है s ऑर्बिटल और 3 होते हैं p ऑर्बिटल, इनके मिक्सिंग से बन जाता है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। एक होगा s ऑर्बिटल और 2 होंगे p ऑर्बिटल, इनके मिक्सिंग से बन जाता है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और एक होगा s और एक होगा p, इनके मिक्सिंग से बनता है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। अब इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स का परसेंटेज वो अलग अलग होता है। sp में 50% s ऑर्बिटल कैरेक्टर होता है और 50% p ऑर्बिटल कैरेक्टर। sp2 में 33% x होता है और 66.7% p होता है, ठीक है। और sp3 में 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। इसको और डिटेल में बाद में बताऊंगा, बस अभी केवल ऐसा समझ लो जैसे मुझे कैलकुलेट करना है कि किस पे कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। चलो पहले इसे नोट करो, मैं 1 सेकंड वेट करना बेटा। तो हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो सिग्मा बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना आ गया तो आप हाइब्रिडाइजेशन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास है कोई मॉलिक्यूल और आपसे मैं कह रहा हूँ उसमें सिग्मा और पाई हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो याद रखना अगर किसी में पाई बॉन्ड है 0 तो वहाँ पर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन पर sp3। किसी पे पाई बॉन्ड है 1 वहाँ कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और किसी पे पाई बॉन्ड है 2 वहाँ कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो अभी केवल ये याद रखो तुम, क्योंकि अब आपको मुझे आगे लेकर जाना है चैप्टर्स पर, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, तो वहाँ मैं आगे बताऊंगा। वैसे मैंने आपको बता भी दिया अभी पीछे सिग्मा और पाई बॉन्ड का ही कॉन्सेप्ट है उसमें। तो अगर मैं वहाँ पर एक ऑर्बिटल s का ले लूँ ओवरलैपिंग के लिए और दूसरे एटम का p, तो उसे बोलते हैं हम sp ओवरलैपिंग या sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक ऑर्बिटल हो s का और p के दूसरे के हों 2 तो sp2, और एक s का हो p के 3 हो तो sp3। तो देखो बेटा जैसा मेरे पास ये है, अब इसमें 2 कार्बन एटम है, तो एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ दोनों कार्बन एटम पर। तो इस कार्बन एटम पर सारे के सारे बॉन्ड है सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है 4, पाई तो है नहीं। इस पर भी सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है 4 सिग्मा बॉन्ड है, पाई नहीं है। सिग्मा 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 सिग्मा, चारों ही सिग्मा बॉन्ड है दोनों में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी दोनों कार्बन की sp3। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब जैसे ये है CH3 सॉरी CH2, चलो CH3 ले लेते हैं, CH3 CH CH H। अब यहाँ पे 3 कार्बन है 1 2 3। अब यहाँ देखो पाई बॉन्ड पहले वाले कार्बन पे कितने हैं, सिग्मा सिग्मा, चारों पाई हैं, सिग्मा 0 और पाई 0, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक पाई, यहाँ पे पाई 1, सिग्मा 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 पाई, पाई यहाँ पर भी 1 है। तो वो पाई दोनों साइड है जो एक के बीच में, वो दोनों पर होता है, ठीक है। तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी sp3, इस पर sp2 और इस पर sp2, यह हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे ये है मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH H, इन दोनों कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो इस पे एक कार्बन पे
कितने पाई बॉन्ड्स हैं, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ऊपर के दोनों पाई हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ सिग्मा है, ये 2 पाई बॉन्ड्स इस पर भी हैं, तो ये दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो अगर 1 पाई बॉन्ड हो तो sp2, 2 पाई बॉन्ड हो तो sp, 3 पाई बॉन्ड नहीं हो सकते, सिग्मा बॉन्ड 1 होगा और उसके बाद 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, हमेशा। अब जैसे ये कार्बन है CH3, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखो ये होगा sp3, ये होगा sp3, ये होगा sp3, ये होगा sp और ये होगा sp, ये है हाइब्रिडाइजेशन। इसको डिटेल में अगर आपको देखना हो तो आप देखना GOC का मेरा लेक्चर है 11th क्लास का, उसमें देखना। अभी तो मैं केवल टर्म्स आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आप 12th क्लास के ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझ सके कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड है। तो अगर आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है तो बिल्कुल आप GOC का लेक्चर देखें, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं टर्म्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बाद कराऊंगा होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और कार्बोकेटायन कार्बोनायन, और कार्बोकेटायन कार्बोनायन के बाद स्टेबिलिटी, देन खत्म। फिर कराऊंगा मैं तुम्हें हेलोकेन्स हेलोरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, तो इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी of an atom in a molecule to attract shared pair of electron, shared pair of electron। तो किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जिससे कि वो मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन को, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लो मेरे पास हाइड्रोजन का बॉन्ड है कोवेलेंटली विद क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये जो बॉन्ड्स हैं इसमें पोलैरिटी होगी। क्यों होगी पोलैरिटी? क्योंकि जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। तो ये जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो जिससे डेंसिटी फ्लोरीन पे तो हाइड्रोजन पे तो कम हो जाएगी पर फ्लोरीन पे ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक एटम पर जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन पर। इसे बोलते हैं हम पोलर बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे यहाँ क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस डेल प्लस डेल, यह है तुम्हारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी दूसरे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होता है तो एक पे पार्शियल नेगेटिव होता है, एक पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो इसे बोलते हैं हम पोलर बॉन्ड। अब सपोज करो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से है, ठीक है, तो अब दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इक्वल है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के मिडिल में रहेगा। अब ना डिस्प्लेस इधर होगा इलेक्ट्रॉन ना इधर होगा, तो इसे बोलते हैं हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यह है नॉन पोलर। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो दूसरे से तो वहाँ पोलर बॉन्ड बन जाएगा, और जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के बराबर हो या नियरली बराबर हो तो नॉन पोलर बन जाएगा। अब पोलर नॉन पोलर कब बनेगा? जैसे मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस 0 से लेकर 0.4 तक है, मतलब 0 to 0.4, तो वो रहता है नॉन पोलर। अब नॉन पोलर में सेम एटम्स होते हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन ब्रोमीन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। CH4, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.4 है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, ठीक है, कार्बन की 2.5, और जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 0.4। तो 0.4 तक वो नॉन पोलर रहेगा, उसके बाद वो पोलर हो जाएगा। अब 0.4 के बाद अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 तक है तो वो कंपाउंड हो जाएगा पोलर बॉन्ड, ठीक है। तो 0.4 तक नॉन पोलर, और वो हो जाएगा फिर उसके बाद
पोलर बॉन्ड। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि HCl पोलर है नॉन पोलर है, कैसे पता चलेगा? तो क्लोरीन की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, तो कितना आ रहा है डिफरेंस 0.9। तो 0.4 से ऊपर जो डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उससे बन जाएगा पोलर। ठीक है, अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि मुझे बताओ HCl पोलर है नॉन पोलर है HF, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की 4, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9। तो 0.4 से ऑलमोस्ट 1.8 1.9 तक हो जाएगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इससे ज़्यादा होने के बाद डेल एक्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा आपका आयनिक बॉन्ड, ये हो जाता है उसके बाद आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे मान लो सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने बताया था फ्लोरीन की होती है 4, ठीक है, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4, 3.5, 3, 2.5, कार्बन के बाद बोरोन की 2, बोरोन के बाद बेरिलियम की 1.5, बेरिलियम के बाद लिथियम की 1। तो लिथियम और फ्लोरीन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसकी 1 और इसके 4 है। डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 3 का। तो ऑलमोस्ट 1.8 या 2 से ऊपर जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो कैसे बनेंगे? आयनिक कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की मॉलिक्यूल में वो टेंडेंसी है जिससे कि वो एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सॉरी, अब ये दो टाइप के मैंने बता दिए, पोलर और नॉन पोलर। पोलर जब बनेगा एक जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नॉन पोलर जब बनेगा जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस। इसका नाम है फिजन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों की शेयरिंग से बनता है। अब जब दोनों की शेयरिंग में दो केस बन सकते हैं। एक केस तो ऐसा जब दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके अलग अलग हो जाए अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर। एक ऐसा जो ज़्यादा पावरफुल हो, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जिसकी वो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर खुद अलग हो जाएगा। तो एक के पास इलेक्ट्रॉन का एक पे ज़्यादा, तो ऐसा बोलते हैं हेट्रो। और जब इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो उसे होमो। तो होमोलाइसिस क्या है? व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड break in such a way that each atom gets one electron from shared pair. So this process is called homolysis. अब जैसे मेरे पास देखो एक क्लोरीन है, दूसरा भी क्लोरीन है। अब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम एटम है। तो ये अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पर आ जाएगा Cl। अब ये जो दोनों बने इन्हें बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। तो होमोलाइसिस से जो बनते स्पीसीज उन्हें बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। अब आगे बताऊंगा मैं इसके स्टेबिलिटी वगैरह सब चीज़। अब मान लो मेरे पास एक एटम है और उसका नाम है मॉलिक्यूल ले लेता हूँ CH3Cl। अब यहाँ पर जब कार्बन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। अब यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों को क्लोरीन लेकर अलग हो जाएगा, तो एक पे किस पे आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज।
दूसरे पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बने आयनिक स्पीसीज और जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, इसे बोलते हैं हम कार्बोकैटायन, या इसी को ही बोल देते हैं हम आजकल कार्बोनियम आयन। तो इसको ज़्यादातर कार्बोनियम आयन बोलते हैं हम, ठीक है। तो कार्बोनियम आयन क्या है, जब शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, दूसरा ज़्यादा हो, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो ये इक्वल नहीं है, सॉरी, इसमें कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका क्लोरीन, व्हेन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इस प्रोसेस को बोलता हूँ हेट्रोलाइसिस। सो व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच ए वे दैट वन एटम गेट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लो मेरे पास है एक एटम CH3 लिथियम, और लिथियम बॉन्डेड हो कार्बन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ ले जाएगा, तो लिथियम से ज़्यादा कोवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके, कार्बन की। तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और लिथियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो स्पीशीज बनी हाइड्रोलाइसिस से, इसे बोलते हैं हम कार्बन आयन, एनायन बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज को, और कार्बन पे है तो कार्बन एनायन। तो याद रखना आप हमेशा होमोलाइसिस में या होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है दोनों के पास। इन दोनों में डिफरेंस अलग अलग होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के पास चले जाते हैं। एक पर बनता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर बनता है नेगेटिव चार्ज। अगर इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो एक ही, तो ए वाले पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी वाले पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो स्पीसीज बनते हैं वो आयनिक स्पीसीज बनते हैं। एक को बोलते हैं हम कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर कार्बन है, कार्बोकैटायन, और दूसरे को बोलते हैं कार्बन है। और यहाँ पर जो स्पीसीज बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। फिर उसके बाद ये सारे के सारे इंडक्टिव इफेक्ट, फिर उसके बाद ये फिनिश हो जाएंगे। फिर मैं आगे कराऊंगा बेटा आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बिना हम कभी भी चैप्टर को कर ही नहीं सकते। तो मेरी इन्हें रिवाइज कराने की मजबूरी थी। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से देखो, आप समझो ही रहे, तो आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप ऐसा समझ सकते हो। मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती बुक उठाने की ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, कभी भी दिमाग में अपने आप ही बन जाती है। अगर मेरे को आप ऐसे रिएक्शंस भी दोगे जिसका मुझे प्रोडक्ट ना पता हो, मैं जब भी उसका प्रोडक्ट बता दूंगा, क्योंकि मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म्स पता है। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप मेहनत करते रहो। मुझे बहुत खुशी होती है आप रात को मेरे साथ मेहनत करते हो, लाइव क्लास में भी आते हैं बच्चे, तो फीलिंग वेरी हैप्पी। और यार ज़िंदगी में कुछ पढ़ो मत पढ़ो, कुछ बनो मत बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाओ। अगर अच्छा इंसान बनोगे तो ही आपकी जो एजुकेशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। क्योंकि हम जो एजुकेशन ले रहे हैं आजकल, उसका पर्पस सिर्फ अच्छी जॉब लेने तक सीमित रह गया। लेकिन एजुकेशन का पर्पस अच्छी जॉब लेना नहीं होता, एजुकेशन का पर्पस होता है एक अच्छा इंसान बनना। तो एक अच्छा इंसान बनो, ठीक है। कभी किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं, ऊपर सबका हिसाब किताब हो रहा है। कभी भी किसी के साथ कुछ गलत मत करना, कमज़ोर को कभी किसी को दबाना मत, वरना तुम्हारे साथ जो आप उसके साथ कर रहे हो उसके बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा उससे, ठीक है। तो भगवान से डरो, कभी भी किसी के साथ गलत मत करो। किसी का अगर आपने कुछ ले लिया है तो उसको रिटर्न करो, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे किसी की कोई हेल्प हो, तो कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उसकी हेल्प करो, सपोर्ट करो, एक अच्छा इंसान बन जाओ बस, ठीक है। अब एक चीज़ और बता रहा था मैं यार आपको, बस बहुत है आज के लिए, फिर ज़्यादा बड़ा भाषण हो जाएगा मेरा, फिर आप कहोगे सर आप तो
पढ़ाते कम हो और भाषण ज़्यादा देते हो, मोटिवेट कम करते हो हमें, और आपके जो भाषण है वो बोर कर देते हैं, ठीक है। तो भाई बस मैं तो यही चाहता हूँ, देखो एक टीचर को क्या लालच होता है हमेशा, एक टीचर को हमेशा ये लालच होता है कि उसका स्टूडेंट अच्छे से पढ़ जाए, कामयाब हो जाए और उसका नाम हो जाए। मुझे भी तुमसे यही लालच है कि आप पढ़ जाओ अच्छे से और कामयाब हो जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, जिससे कि कल को मुझे याद रख सको। यही मुझे लालच होगा। इस दुनिया में केवल दो ही हैं जो आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, बाकी कोई भी किसी का नहीं है। एक तो आपके पेरेंट्स, ठीक है, और दूसरा टीचर। टीचर कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। टीचर आपके पिटाई करेगा, आपको मारेगा, आपको डांटेगा, वो सिर्फ इसलिए जिससे कि आप कुछ बन जाओ, कुछ कामयाब हो जाओ, कुछ कर जाओ जीवन में। घड़े को जब कच्चा छोड़ देते हैं वो टूट जाता है, जब उसे पका देते हैं आग में बहुत अच्छे तरीके से तो बनता है पक्का घड़ा, ठीक है। ऐसे ही एक बच्चे का होता है, जब वो टीचर के अंडर रहता है, टीचर के गाइडेंस में रहता है, तो वो टीचर उसको एक पक्का घड़ा बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी छोटी सी बात होती है, कई आजकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो पेरेंट तुरंत पहुँच जाते हैं कि मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा मार दिया, मेरा बच्चे की पिटाई कर दी। भाई टीचर कभी भी पिटाई नहीं करता बच्चे की। वो बच्चा आपका जो गलती कर रहा था, वो आगे गलती ना करे। वो केवल उस गलती, तरीके होते हैं अलग अलग, हो सकता है उस टाइम वो ऑप्शन ना हो उस टीचर के पास, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया हो। भाई अपने बच्चों का फेवर लेना बंद करो, पेरेंट्स के लिए है ये, ठीक है। अपने बच्चों का ज़्यादा फेवर मत लिया करो। फेवर भी लेना है तो बच्चे को बाहर रखो, ठीक है, और टीचर से पर्सनली बात करो या फिर जो भी मैनेजमेंट है उनसे बात करो। तो अब छोटी सी बात होती है, बच्चे के सामने बोल देते हैं कि टीचर को मेरे बच्चे का हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई तरीका थोड़ी ना है, बच्चा बिगड़ेगा कल को तुम्हें ही मारेगा वो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत करो। टीचर्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, सभी टीचर्स आपके लिए हैं, टीचर्स आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स, मैंने बताया था आपको, इस दुनिया में दो ही हैं, जैसे पेरेंट्स और टीचर्स, जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, और कोई नहीं चाहता आपकी तरक्की। जो दोस्त यार हैं ये केवल लिमिटेड टाइम पीरियड तक सब चले जाते हैं, हमारे नहीं है आज तक हमारे साथ, तो आपके कैसे रह जाएंगे। कोई किसी का होता ही नहीं है एक्चुअली में। तो किसी का दिल मत दुखाना यार कभी भी, चाहे फिर वो छोटा हो, चाहे फिर वो पेरेंट्स हो। पेरेंट्स का भी दिल मत दुखाना। आप क्या काम करते हो, पूरे के पूरे दिन मोबाइल लेकर पड़े रहते हो, रात को मोबाइल लेकर पड़े रहते हो, उसके अंदर चैटिंग कर रहे हो आप मैडम के साथ, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो आप, पढ़ाई नहीं करते। तो यार धोखा मत दो पेरेंट्स को, चीट मत करो, ठीक है। उनका दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा दुख उन्हें ही होगा, ठीक है। आपको नहीं होगा इतना जितना उन्हें होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वो आपको पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में भेज पा रहे हैं, अच्छे कोचिंग में भेज पा रहे हैं। बहुत एक्सपेंसिव है आजकल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, एक अच्छा इंसान बन जाओ, किसी का दिल मत दुखाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे पर ध्यान दो, ना कि उसको बिगाड़ने में उसके सपोर्ट मत करो। टीचर उसको बनाने के लिए है, ना कि उसको बिगाड़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई ये कुलदीप शर्मा है, जानते हो गया आप इन्हें, बहुत अच्छे सर हैं। आप यार वीडियो को शेयर कर दिया करो प्लीज़। शेयर करने में क्या जाता है, प्लीज़ शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप पे कर दिया करो, इंस्टाग्राम पे कर दिया करो, और जहाँ भी आप कर सकते हो अपनी यूट्यूब चैनल हो कोई आपका, उस पर शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।